हाँ जी, लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन पूछ रहा था तो दरम्यान में सेशन एंड हो गया। इस ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था, मैं लास्ट टाइम पे लिंक के ऊपर ट्रेनिंग करवाई थी तो मुझे कनेक्टिविटी का बड़ा इशू आ रहा था, स्क्रीन शेयरिंग के अंदर बड़ा इशू आ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि जूम पे ट्रेनिंग करवाऊंगा। जूम पहले तो काफ़ी लंबे सेशन कर सकते थे, लेकिन अभी इसने लिमिट कर दिया है 40 मिनट्स के ऊपर। 40 मिनट्स के बाद ये सेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। सर ये लास्ट हमारी ट्रेनिंग हुई थी जोंग लिंक के ऊपर ही, तो वो काफ़ी हमारे स्मूथ रही थी, तो आई गेस हमें उस पर ट्राई करना चाहिए। मैंने आयशा से कहा था, आयशा कह रही थी कि उसके ऊपर इनके पास ना कोई लिमिटेशन है कि कितने रूम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी वो जो एचआर के पास था उसके ऊपर जुनेद साहिबजादा जो है वो कोई ट्रेनिंग करवा रहा था। ठीक है इस सेशन के एंड पे वैसे मैं एक दो बात कर लूंगा, अगर हमें कल के लिए लिंक अप के ऊपर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ना? जी सर, उसमें भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। ग्रेट। हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? इरफान, आप पूछ रहे थे कुछ? सर जवाब साहब का क्वेश्चन था कि अगर हम शीट रिप्लेस करते हैं नेक्स्ट मंथ में तो वो कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी या नहीं, और अगर हम कुछ चेंज करते हैं, फॉर्मेट चेंज हो जाता है, नेम चेंज हो जाता है, तो क्या होगा उस केस में। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ना पहली सबसे पहला सिनेरियो हम ये देख लेते हैं कि अगर हम फाइल को रिप्लेस कर देते हैं, हमारे कॉलम भी सेम है और हमारा जो फाइल नेम है वो भी सेम है, तो हमें कोई भी मैयर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो टेबल था वो एज इट इज़ अपडेट हो जाएगा और हम उसके ऊपर उसी वही मैयर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, कोविड-19 का डेटा हमने किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया था, डाउनलोड डॉट CSV के नाम से वो फाइल थी हमारे पास। नेक्स्ट डे या आफ्टर अ वीक आप दोबारा से वो फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो पहले वाली फाइल को आप रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि अब इसमें भी कॉलम सेम है, कॉलम्स का कोई इशू नहीं है, तो वो एज इट इज उसको उठा लेगा और मैयर्स आपके उसी तरह वर्किंग करेंगे। दूसरी चीज आ जाती है कि आपने फाइल नेम चेंज कर दिया। जब आप फाइल नेम चेंज करते हैं तो पावर बीआई को समझ में नहीं आता कि जो मेरा कनेक्शन था वो नई फाइल के साथ था या नहीं था, वो उसी पुरानी फाइल को रीड कर रहा होता है। या तो आप उसका कनेक्शन एडिट करेंगे जाके, उसको नई उस फाइल के साथ लिंक करेंगे या नया कनेक्शन क्रिएट करेंगे, तो इस केस में आपको सारे मैयर्स दोबारा से क्रिएट करने पड़ेंगे। तीसरी चीज थी कि अगर आपने कुछ न्यू कॉलम ऐड कर दिए या कुछ कॉलम्स का डेटा जो है वो आपने चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, ऐड या डिलीट के केस में वो कॉलम माइनस या प्लस हो जाएगा, डेटा चेंज के केस में वो आपको एरर पॉपुलेट करेगा। अलबत्ता अगर आप कॉलम ऐड करते हैं तो या डिलीट करते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर जो मैयर था वो आपको एरर देगा, बाकी जो मैयर्स जो कॉलम आपने चेंज नहीं किए उनके ऊपर आपको एरर नहीं आएगा। ये क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट मैयर देख लेते हैं उसमें क्या है। जी सर क्लियर है। अच्छा जी, क्विक मैयर्स के अंदर हमने फिल्टर्स देख लिए। अब जो चीज मैं आपको कह रहा था कि मैं भी आप लोगों के साथ सीखूंगा वो है टाइम इंटेलिजेंस। सबसे पहले बेस वैल्यू आ जाती है। बेस वैल्यू में हम इस दफा 90 डे बेस को ले लेते हैं और डेट में मेरे पास एक कॉलम, अच्छा मेरे पास अगर बहुत ज्यादा कॉलम्स हैं तो मैं यहां से सर्च भी कर सकता हूं। डेटा डेट, याद रखिएगा अगर इसके साथ ये कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि डेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर ये कैलेंडर नहीं आ रहा तो आप इस डेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते एज अ डेट। और ये आपने ओके कर दिया। सर अक्सर अक्सर ये होता है कि डेट का जो कॉलम है उसमें मैक्सिमम वैल्यूज ठीक है, एक दो या दो तीन वैल्यूज नहीं ठीक, और उसकी वजह से ये नहीं हमें प्रॉपर फॉर्मेट नहीं आ रहा। तो उसका क्या तरीका है, फिर उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वो बैक एंड पे जाके फाइल चेंज करनी पड़ेगी हमें सॉरी, या एक यही? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने सर एक मेरा ये डेटा कहना है लिया, कि जो जी एक सर फाइल उसमें आपने क्या है इंपोर्ट ना की, उसके अंदर 70 रोज हैं,
30 रोज का डेटा ठीक है और 40 जी रोज का सर, डेटा ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं से क्या 40 मुराद है, रोज ये का भी हो कह सकता लेंगे अब। मेरा ये कंसेप्ट 40 के अलावा अगर सिर्फ 2 या 3 रोज का डाटा ठीक नहीं है, उसकी वजह से आपका वो कैलेंडर नहीं आएगा, शो नहीं करेगा, और वो आपको डाटा आपका फॉर्मेट में नहीं है, डेट। जी। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है? वो मुझे आपको दोबारा इस फाइल में जाके एक्सेल चेंज करना पड़ेगा, फाइल में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये आएगा। उसके बाद ठीक आएगा। है। अच्छा, इसमें हमने जो डेट का मैयर लगाया है, सबसे पहला चेक ही उसने ये किया है कि अगर वो पावर बीआई के जो डेट फिल्टर्स हैं, मैंने आपको बताया कि उसके साथ कैलेंडर बन जाएगा। जैसे ये देखें यहाँ पर डेट के साथ कैलेंडर आ रहा है। तो अगर ये कैलेंडर नहीं आ रहा और आप उस डेट को फिल्टर करना चाह रहे हैं तो उसको एज अ डेट रीड ही नहीं करेगा। अगर आपने उसके ऊपर मैयर अप्लाई किया, फार्मूला लिखा, तो एरर पॉपुलेट हो जाएगा। और अगर आप उसको किसी विजुअल में जाके ऐड करते हैं तो वो आपको ग्राफ डेट के केस में नहीं शो करेगा, वो आपको टेक्स्ट की एक्सेस के साथ शो करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लाइन ग्राफ ले लेता हूं और इसमें मैं जो एक्सेस है उसमें डेट ऐड कर लूंगा और 1 डे बेस को मैं वैल्यूज में ऐड कर लूंगा। ये जिस तरह से ग्राफ आपका बना है ना, अगर आपकी डेट फॉर्मेट, जैसे अगर आपने गौर किया हो, जब हम कोविड-19 का डैशबोर्ड बना रहे थे और हमने उसके ऊपर डेट के ऊपर एक लाइन ग्राफ बनाया था, तो वो लाइन ग्राफ हमारा इस तरह से नहीं बना था। उसके नीचे एक स्क्रॉल बार आ गई थी जिसके जरिए स्क्रॉल करके हम राइट या लेफ्ट जाके उसको देख रहे होते थे। वो स्क्रॉल बार इसलिए आई थी कि वहां पे जो डेट का फॉर्मेट था वो पावर बीआई के जो रिकमेंडेड फॉर्मेट्स हैं उनमें से नहीं था, जिसकी वजह से उसने एज अ टेक्स्ट रीड किया और हमें वो स्क्रॉल करना पड़ता था फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड उसको देखने के लिए। लेकिन इस केस में चूंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो डेट फॉर्मेट के ऊपर है, तो ये मेरे पास 8 मंथ का डेटा है, यकम जैन से लेके और 30 सॉरी ये पूरे साल का डेटा है, 12 मंथ का डेटा है। तो उस एक लाइन ग्राफ के केस में मैं इसको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा चैलेंज होता है डेट का फॉर्मेट फॉलो ना करने के केस में। अब आते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। पहले तो उसने देखा कि अच्छा, अब क्या हुआ है, अब उसने ग्रुप कर दिया डेट के ऊपर। पहले हमारा जो ग्रुप था, जो नंबर था, वो स्प्लिट था डेट वाइज, हर डेट के अंदर सब रीजन के ऊपर, हर सब रीजन के अंदर कैटेगरी के ऊपर, कैटेगरी के अंदर उसका टेक्नोलॉजी पे, और फिर प्रीपेड और पोस्टपेड के ऊपर। तो ये इसकी सेग्रीगेशन हुई हुई थी उस डेटा की। उस सारे डेटा को उसने समराइज कर दिया, डेट वाइज अलग अलग उसका नंबर कैलकुलेट कर दिया। इस मैयर से इसने ये किया। नेक्स्ट जो डेट का मैयर है वो क्वार्टर टू डेट टोटल है। ये ईयर टू डेट टोटल था, ये क्वार्टर टू डेट टोटल है। इसमें भी आप बेस लाइन ऐड कर दें और डेट के लिए आपको डेट का कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ईयर टू डेट का मतलब पता है आपको क्या होता है? कोई बता सकता है ईयर टू डेट का क्या मतलब है? अब ये 2020 चल रहा है, ईयर टू डेट का क्या मतलब है? जैन फर्स्ट से आज तक कितनी तो एक्टिवेशन हुई एग्जैक्टली। अक्रॉस ईयर? ईयर टू डेट का मतलब होता है कि जब ये शुरू हुआ था साल, उससे लेके अब तक। और क्वार्टर टू डेट का क्या मतलब होगा? जब ये क्वार्टर स्टार्ट हुआ था। उससे लेके अब तक। और ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट, और उसके बाद है मंथ टू डेट का, आपको पता है एमटीडी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ईयर ऑन ईयर चेंज, ईयर ओवर ईयर चेंज है, क्वार्टर और ओवर क्वार्टर चेंज है, मंथ ओवर मंथ चेंज है। तो ये ईयर में किसे लेगा, पूरा 2019 लेगा या कौन से वाले लेगा? देखिए, अगर 12 मंथ। अभी मेरे पास डेटा है 2019 का, अगर मेरे पास ये 2018 और 2019 दोनों का डेटा होता है और मैं ईयर ऑन ईयर चेंज पूछता हूँ उससे। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स 1 है, बेस वैल्यू है और डेट है। तो ये क्या करेगा,
एक साल को दूसरे साल से कंपेयर करके मुझे दिखा देगा। लेकिन अभी मेरे पास 20 का जो डाटा है वो जुलाई तक का है और अगस्त तक का, और जो 19 का डाटा है वो दिसंबर तक का है। वो दिसंबर तक है। तो क्या वो 9 मंथ्स को 12 मंथ से कंपेयर करेगा या 9 मंथ्स को 9 मंथ से कंपेयर करेगा? नहीं, वो तो पूरे साल को पूरे साल के साथ कंपेयर कर रहा होगा। ये क्वार्टर टू क्वार्टर को हम एक दफा करके देख लेते हैं। इसमें हमने जो डेटा ऐड किया हुआ ना वो उस पे है क्या कहते हैं इसको, पूरे साल, एक साल का है 2019 का। नंबर ऑफ पीरियड्स हम कर लेते हैं इसमें 4 और ओके। इसको टेबल में शो करवाते हैं। और इस दफा हमने डेटा लिया था, ये ग्रॉस एड पे किया था, फील्ड, और फील्ड के ऊपर आप ले लें सब रीजन। ये फॉर्मूला एक दफा देखते हैं इसको खोल के कि इसके अंदर है क्या बेसिकली। सबसे पहले तो वो इसने एरर दिया है डेट का, फिर कैलकुलेट किया सम डीबी पोर्ट आउट, और इसमें उसने, ठीक है, ये उसने उस क्वार्टर को 4 पे डिवाइड किया। हम इसको 1 पे अगर करते हैं db1, इसके ऊपर इसने वो नहीं, वेरिएबल्स क्रिएट नहीं किए हुए। 4, 3, 2 या 1 के ऊपर हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे। और प्रीवियस क्वार्टर, और ये भी प्रीवियस क्वार्टर है। वेरिएबल प्रीवियस क्वार्टर के अंदर ये इसको 4 टाइम कैलकुलेट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, डिवाइड सम ऑफ टोटल पोर्ट आउट्स माइनस प्रीवियस क्वार्टर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्मूला। लेकिन उतना नहीं जितने हमने स्टार का या टेक्स्ट के जो फंक्शन थे वो देखे थे। ये रोलिंग एवरेज क्या चीज होती है, किसी को आइडिया है इसका? एनीवन, रोलिंग एवरेज के ऊपर किसी को कोई आइडिया हो? किसी को आइडिया नहीं है? रोलिंग अगर 1 ईयर क्वार्टर हो तो हर क्वार्टर ऐड होता रहेगा, वो ईयर नहीं देखेगा। या रोलिंग डेली एवरेज होगी, या रोलिंग 12 मंथ्स जिस तरह होते हैं, तो वो 12 मंथ्स अगर सितंबर है तो पिछले सितंबर से, अक्टूबर है तो पिछले अक्टूबर से। ठीक ठीक ठीक। रोलिंग का मतलब ये है कि जो मैंने उसको क्राइटेरिया दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा है 12 मंथ का, तो वो 12 मंथ आज से काउंट करेगा पीछे, रिगार्डलेस के वो 2019 के थे या 2020 के थे। ठीक हो गया। पूरी किताब है फार्मूला की इसके अंदर भी। अच्छा, हर केस में आप देखें जब भी डेट के ऊपर आप कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं ना, सबसे पहले वो एरर चेक करता है कि आपकी डेट जो है वो उस फॉर्मेट में है या नहीं है। नहीं है तो वो आपको एरर देगा, और अगर है तो फिर उसके बाद उसके ऊपर वेरिएबल क्रिएट कर रहा है या उसकी कैलकुलेशंस कर रहा है, और कैलकुलेशन करके आपको वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। इसमें मैंने ना 3 स्किप किए हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा टाइम लगाइएगा। ईयर ओवर ईयर चेंज, क्वार्टर ओवर क्वार्टर चेंज, और मंथ ओवर मंथ चेंज। आपके पास कोई डेटा अवेलेबल होगा इसके रेलेवेंट जो 2 या 3 साल का हो, तो उस चेंज के ऊपर आप थोड़ा सा टाइम लगाएं और देखें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, फिर इसको फर्दर एक दफा सुबह डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है टोटल्स। रनिंग टोटल है, टोटल ऑफ कैटेगरी है, टोटल फॉर कैटेगरी फिल्टर नॉट अप्लाइड है। तो ये 3 फार्मूलाज भी आपके कल की असाइनमेंट आप इसको कह सकते हैं कि आपने इसको खुद से ट्राई करना है, इसको स्टडी करना है। सिंपल फार्मूलाज हैं,
फर्दर फिर इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर टोटल 6 ऑपरेशंस आए। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, परसेंटेज डिफरेंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो मेरे ख्याल में स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा था एमसीएस के अंदर, ये कोई उसके रिलेटेड ही चीज है। अच्छा, एडिशन में आ जाते हैं। सबसे पहले एडिशन किसको करना है? हम कहते हैं कि 90 डे एक्टिव बेस के अंदर 30 डे एक्टिव बेस को ऐड कर दो। ओके, और ये बिल्कुल इसका हम टेबल क्रिएट करते हैं। इस टेबल में हम इस वैल्यू को ऐड करते हैं और वैल्यू के साथ ही सब रीजन 90 डे और 30 डे को सम किया। अलग से 90 डे भी ऐड करके देख लेते हैं कि 90 डे में है था क्या बेसिकली। और 30 डे में क्या था? तो बेसिकली इन दोनों को उसने सम करके यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। ये भी काफ़ी यूजफुल फंक्शन है। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि ये हमें किस तरह से वैल्यूज डिस्प्ले करवाता है। ये फार्मूला के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं। बहुत ही सिंपल, उसने 2 कॉलम सम किए, उनको आपस में फर्दर ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट भी इसी तरह से होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम देख लेते हैं। इसके ऊपर बहुत कुछ हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेस वैल्यू है जी इसकी, यहाँ से हम ले लेते हैं, यस, गुड। बीवीएस एक्टिवेशन बेस वैल्यू है और जो बिल टाइप है ये इसकी वैल्यू टू मल्टीप्लाई विद है। ओके करें इसे। अच्छा, ये जो मैंने दूसरी वैल्यू उठाई है ना, इसके अंदर सिर्फ 1 और 2 आ रहा है, 1 फॉर प्रीपेड, 2 फॉर पोस्टपेड। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा के देख रहे हैं कि ये रिजल्ट में हमें क्या देता है। टेबल में ले जाएं, बीवीएस एक्टिवेशन ले जाएं और इस कॉलम को अलग से भी इसमें ऐड कर देते हैं। एक्चुअल कॉलम, पहले एक्चुअल कॉलम है, बाद में मल्टीप्लाई होने के बाद का कॉलम है। तो हर दफा उसने हर एक रो के अंदर जो भी वैल्यू आ रही थी उसको मल्टीप्लाई किया। इसका जरा फॉर्मूला ओपन करके देखते हैं। सम ऑफ एक्टिवेशन किया और फिर सम ऑफ बिल टाइप किया, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, तो उससे ये वैल्यू आ। उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन भी इसी तरह से काम करेगा। परसेंटेज डिफरेंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, ये आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। फिर कल इसको सेशन के स्टार्ट में 10 मिनट लगा के इसको डिस्कस कर लेंगे। ये वो मोटी मोटी चीज़ें थी जो कि पावर बीआई के अंदर हम यूज़ करते हैं डेक्स फंक्शन के हवाले से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सीखना ज़रूरी है, ट्रेनिंग का पार्ट है, ज़बरदस्त है। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं पावर बीआई के और मुझे आज तक कभी डेक्स फंक्शन लिखने के लिए प्रोजेक्ट नहीं मिला पावर बीआई का, क्योंकि हमारे पास जो इसकी समराइज है, जो ये विजुअल्स के अंदर जाके इसको सम एवरेज या काउंट कर लेता है, वो ही हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए काफ़ी होते हैं। हाँ, सीखना इसलिए ज़रूरी है कि किसी टाइम पे आपको क्विक कैलकुलेशंस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे आपने डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है और आप उस डेटाबेस में से किसी पर्टिकुलर फिल्टर के ऊपर जाके डेटा को समराइज करके देखना चाह रहे हैं, क्विक एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आप इन मेजर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब कल का जो हमारा दिन है वो हम जो 5 या 6 फंक्शंस मैंने आप लोगों को दिए हैं, जो फार्मूलाज आप लोगों ने देखने हैं डेक्स के, वो देखेंगे, उसको 10 से 15 मिनट तक डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ नई होगी तो हम उसके ऊपर डिटेल में चले जाएंगे। अदरवाइज कल हम पब्लिश करेंगे अपनी रिपोर्ट को, डैशबोर्ड को, और वो रिपोर्ट या डैशबोर्ड पब्लिश होगी जो सेकंड असाइनमेंट के ऊपर सबसे खूबसूरत मेरे पास होगी।
मैं जिसकी तरफ से भी होगी उसके नाम के साथ उसको पब्लिश करूंगा। और आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आज आप, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपके पास ईमेल आईडी है, तो आप उसके ऊपर जाके अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपने ऑफिशियल आईडी से अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं पावर बीआई ऑनलाइन के ऊपर। ज़रूरी इसलिए है कि वहाँ की जो चीज़ें हैं पावर बीआई ऑनलाइन की, वो भी देखनी और समझनी ज़रूरी है। जितना काम आपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर किया है, ये उस वक्त तक यूजलेस है जब तक आप इसको पब्लिश नहीं कर सकते। आप इसको मोबाइल फोन के ऊपर नहीं देख सकते। आपने एक विजुअल बनाया, क्रिएट किया, पब्लिश कर दिया, लेकिन आप उसको किसी को दिखा नहीं सकते इन द सेंस के आपका कोलीग है या आपकी टीम है जो आपसे दूर बैठी हुई है, और आप उसको वो रिपोर्ट डेली बेस पे वो विजुअल दिखाना चाहते हैं, वो रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पावर बीआई ऑनलाइन वर्क स्पेसिस की जरूरत पड़ती है। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है। आपके पास फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन के अंदर आप न्यू वर्क स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते, आप यूआरएल नहीं ले सकते जिससे आप एम्बेड कर सकें अपनी वेबसाइट के अंदर इस विजुअल को। आप राइट्स असाइन नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर, आप राइट्स असाइन नहीं कर सकते कि कौन एम्प्लॉई किस लेवल तक इसको ड्रिल डाउन कर सकता है। तो वो सारी चीजें करने के लिए हमें परचेज करनी पड़ती है स्पेस, लेकिन इसके जो फ्री एक्सेस है वो भी हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए काफी है। तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वह पूछ सकता है। डेक्स फंक्शन की जरूर कोशिश कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों की असाइनमेंट्स रह गई है, मेरे पास 2 असाइनमेंट्स आई हैं, आई थिंक एक इरफान नज़ीर की थी और दूसरी जो असाइनमेंट थी, एक सेकंड मुझे देखने दें, अब मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैं जाके फिल्टर करके देखूंगा तो फिर पता चलेगा। मुझे इतना याद है कि मैंने 2 असाइनमेंट्स देखी थी मेरे पास जो आई हैं। तो प्लीज़ सारे असाइनमेंट्स कीजिएगा और असाइनमेंट्स करके मुझे सेंड करें, अच्छे अच्छे खूबसूरत विजुअल्स बनाएं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई विजुअल इंपोर्ट करें, आप ऑनलाइन जाएं ऐप सोर्स के अंदर, वहां से विजुअल्स डाउनलोड करें, उसको इंपोर्ट करें और उनको ऐड करें अपने डैशबोर्ड के अंदर। लेकिन ये आपका डैशबोर्ड बड़ा कंक्रीट होना चाहिए। विजुअल्स और डेटा इंपोर्ट तो आपने सीख लिया है, उसके ऊपर ये बनाना है और ये खूबसूरत सा करके बना के भेजना है, जो कि कल हम पब्लिश करेंगे। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। उजैर साहब, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आज? उजैर, जुबैर, मोहम्मद आदिल, नजर हुसैन, किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है? सर एक चीज थी, कल जो असाइनमेंट आपने दी थी ना, उसमें जो फोल्डर्स इंपोर्ट करते हैं तो उसके बाद वो साइज काफी बड़ा हो जाता है 47 MB का, तो वो ईमेल पे सेंड नहीं होती। दैट्स मैंने फिर उसका PDF निकाल के आपको भेजा था। बिल्कुल ठीक है। और किसी की तरफ से कोई चैलेंज, कोई चीज जो समझ में ना आ रही हो पावर बीआई के हवाले से? मैं आपको एक चीज बड़ी गारंटी से कह सकता हूं कि जिस स्पीड से पावर बीआई जो है ये पॉपुलर हो रहा है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशंस इसकी तरफ मूव हो रही हैं, फ्यूचर में ये एक्सेल की वर्थ को बहुत हद तक कम कर देगा। या आप, बल्कि मुझे तो, मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ, ये एलिमिनेट कर देगा एक्सेल की जो यूजेज है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के एक लड़के ने मेरे साथ रब्ता किया था, वो एक्सेल यूज ही नहीं करते वो लोग। उनके जो डेटाबेसेस हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं पावर बीआई विजुअल्स के साथ, और वो विजुअल्स उनकी रिपोर्ट्स दिखा रहे होते हैं डायरेक्टली जो भी एंड यूजर्स हैं उनको। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स के लोगों को उनकी रिपोर्ट्स उनके सेल फोन के ऊपर उनके लॉगिन के साथ नजर आ रही होती हैं। वो लोग इस लेवल तक इसके ऊपर जो है रिलाई करने लग गए हैं। तो होपफुली बाकी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भी तक पीछे हैं वो भी इसकी तरफ मूव करेंगी। टेब्लो इसका कंपिटिटर है।
गूगल डेटा स्टूडियो इसका कंपटीटर है, लेकिन अभी तक फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत पीछे हैं। जैसे वहां पे आप फोल्डर के ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं थर्ड पार्टी, उनके ऊपर आप वर्किंग नहीं कर सकते, तो बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं वहाँ पे जो कि इसके अंदर नहीं है। फिर वहाँ से अगर आप विजुअल्स क्रिएट कर लेते हैं तो वो अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड नहीं कर सकते। गूगल डेटा स्टूडियो ने अभी कुछ थोड़े से ऑप्शंस जो है वो ऐड किए हैं कि आप डेटा को किसी फॉर्मेट में दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट में, लेकिन टैब्लो में अभी तक ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है गाइस, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी 3 बजे आपसे। कल जुम्मा है तो मेरी कोशिश होगी जुम्मा पढ़ के मैं सीधा ऑफिस ही आ जाऊँ। इस दफ़ा मुझे सबसे अच्छा जो चीज़ रही है ना वो ये रही है कि मेरी तरफ से कनेक्टिविटी का इशू नहीं आया। लास्ट टाइम मैंने घर से ट्रेनिंग करवाई थी तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चैलेंज था कनेक्टिविटी का, कि बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा था या इस तरह के सिलसिले हो रहे थे, जिसकी वजह से एक्सेल की मेरी लास्ट ट्रेनिंग बहुत डिस्टर्ब गई थी। थैंक यू वेरी मच। कल फिर इंशाल्लाह 3 बजे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।